हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम देखिए जुलाई 2024 के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारी सीरीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां पर हम टॉप 100 करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं वन लाइनर फॉर्म में। लास्ट मंथ हमने जून 2024 के करंट अफेयर को इसी तरह से डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम जुलाई 2024 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सेशन को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए इस करंट अफेयर की सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम जुलाई 2024 के टॉप 100 एमसीक्यूज वन लाइनर का। ध्यान से सुनिएगा। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के नए पीएम कौन चुने गए? तो ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के हाल ही में नए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है किर स्टारमर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किर स्टारमर अब ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं, जो कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबिलिटी सिटी कौन सी है? मतलब विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार 2024 के इस इंडेक्स के अनुसार ऑस्ट्रिया का वीना शहर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है। देखिए यहां पर ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप 173 सिटीज को कंपाइल किया गया था। 173 सिटी में रैंक प्रदान की गई थी, जिसमें से 3 शीर्ष शहरों की बात करें तो पहला है ऑस्ट्रिया का वीना, सेकेंड है डेनमार्क का कोपेनहेगन और थर्ड पर रखा गया स्विट्जरलैंड के जूरिक को। मतलब विश्व की सबसे रहने योग्य सिटी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार ऑस्ट्रिया का वीना शहर है। ओके, आगे आइए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की? तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की बात करें तो यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस योजना के तहत राज्य में 21 से लेकर 60 साल तक की सभी महिलाओं को जुलाई 2024 से 1500 रुपए मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो एक साल में 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर महीने कितना? 1500 रुपए। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। आप सभी जानते हैं T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है? पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। तो सुजाता सोनिक की बात करें तो यह हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य की, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई। कौन? सुजाता सोनिक। ओके, आगे आइए। इंडिया और किस देश के मध्य में 13वां मैत्री वॉर एक्सरसाइज आयोजित की गई? तो 13वीं मैत्री वॉर एक्सरसाइज आयोजित की गई है भारत और थाईलैंड के मध्य में। आयोजन 1 से लेकर 15 जुलाई तक हुआ है थाईलैंड में। 2006 में यह शुरू की गई थी। किसके मध्य में आयोजित की जाती है? इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। 2024 में 13वां संस्करण था, शुरुआत 2006 में हो चुकी थी। अगर एक्सरसाइज की बात करें भारत और थाईलैंड के मध्य में, तो भारत और थाईलैंड की नेवी के मध्य में इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है और इंडिया और थाईलैंड की वायुसेना के मध्य में श्याम भारत एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। हमारा क्वेश्चन मैत्री वॉर एक्सरसाइज से है, तो भारत और थाईलैंड के मध्य में इसे आयोजित किया जाता है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा हाल ही में की गई है डेनमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? डेनमार्क, जो कि एक यूरोपीय देश है।
इसने घोषणा की है कि वो अपने यहां पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाएगा 2030 से। ये डेनमार्क में लागू हो जाएगा, क्योंकि जो पशुधन है वो काफी कार्बन का उत्सर्जन करता है ना, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा अब डेनमार्क सरकार के द्वारा। 2030 में ये राज्य उनके देश में लागू किया जाएगा। डेनमार्क के बारे में जानते हैं, यूरोपीय देश है। ओके, देखिए यहां पर आपको ये चीज समझना चाहिए, करंट अफेयर हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल की एग्जाम हो, स्टेट की एग्जाम हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर डेफिनेटली देखने को मिलता है। हर एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही होने वाले हैं। देखिए आप सभी के लिए करंट अफेयर 2024 की क्रेजी जीके ट्रिक का आप सभी के लिए ईयरली पैकेज अवेलेबल है, जहां पर आपको मंथली ई बुक, इसके अलावा मंथली जो अक्षय सर का करंट अफेयर आता है उसकी पीडीएफ और मंथली क्विज भी यहां पर सिंगल ईयरली पैकेज के कंपाइलेशन में मिल जाती है। इसके अलावा देखिए आपके लिए यहां पर एक बोनस फैक्टर भी है, वन लाइनर जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपको इसी में फ्री दी गई है ईयरली करंट अफेयर के पैकेज में। तो दिसंबर 2024 तक हर मंथ की ई बुक, पीडीएफ, क्विज और वन लाइनर जो करंट अफेयर है वो सभी आपको मिलते रहेंगे दिसंबर 2024 तक, हर मंथ के अपडेटेड। तो बिना देर किए आप करंट अफेयर की ईयरली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, काफी नॉमिनल चार्जेस है आप सभी के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप इजीली इस ईयरली पैकेज को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप आपकी क्वेरी भी सॉल्व करवा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? तो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है एंटोनियो कोस्टा। जानते हैं कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया। यहां पर देखिए यूरोपियन काउंसिल क्या है, इसकी बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ के देशों के सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। नॉर्मली अनऑफिशियली 1961 में गठित की जा चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली से 2009 में मान्यता दी गई। इसका हेडक्वार्टर देखें तो ब्रुसेल्स में। तो यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। चाला श्रीनिवास शेट्टी, ठीक है ना, या चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की बात करें तो यह हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का सबसे पुराना बैंक माना जाता है। 1806 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी के बैंकों का पार्ट था। 1921 में सबको मर्ज किया जाता है और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है, और आगे चलकर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, स्टेट बैंक इसे नाम दिया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? इंडेक्स का नाम ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें भारत को 72 रैंक पर रखा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कितने देशों को काउंट किया गया? तो इस इंडेक्स में 174 देशों को काउंट किया गया है। ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए किस देश की पॉलिसी कितनी ज्यादा बेहतर है, कौन सा देश कितना अच्छा इनोवेशन के लिए काम कर रहा है, इस आधार पर यहां पर रैंक दी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में 174 कंट्रीज को काउंट किया गया। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहली है सिंगापुर, सेकंड है डेनमार्क और तीसरी है यूएसए। ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 72, और आखिरी रैंक पर किसे रखा गया? तो आखिरी रैंक पर साउथ सुडान को रखा गया है। भारत की रैंक 72। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया? ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन हाल ही में किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान से सुनिए,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया है। कब? 3 से 4 जुलाई, मतलब 2 दिवसीय समिट थी, दिल्ली में आयोजित की गई ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन्यवाद प्रस्ताव तो देखिए यहां पर डायरेक्टली संविधान के किसी भी अनुच्छेद में देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं विशेष अभिभाषण की, तो आप इसको याद रखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है सदन में, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, विशेष अभिभाषण याद रखिए आर्टिकल 87। तो यहां पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 87 में उल्लेखित है, राष्ट्रपति का संसद के सदनों में। किस भारतीय चेस प्लेयर ने लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब विश्वनाथन आनंद ने अपने नाम किया है। किसने? विश्वनाथन आनंद ने। देखिए विश्वनाथन आनंद, आप सभी इनका नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। ओके, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। खेलों के क्षेत्र में विश्वनाथन आनंद के योगदान के कारण इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली ही बार विश्वनाथन आनंद को मिला है 1991 में, ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता। पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है 2007 में। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद है। ओके, देखिए अब विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब हाल ही में अपने नाम किया। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम या पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, इसे हाल ही में शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश में अलग अलग वर्गों के लिए एक पेंशन स्कीम है, जैसे मछुआरे या फिर अदर जितने भी वर्ग हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम है, ये एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा जुलाई 2024 में हाल ही में लॉन्च की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। कौन बना है? इंडिया, ठीक है। कोलकाता में देखिए हाल ही में एक समिट आयोजित हुई थी जिसका नाम था एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024। यहीं पर इस लिस्ट या चेकलिस्ट की घोषणा की गई। पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा देश इंडिया बना है जिसने वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट जारी की। इसने क्या किया इंडिया ने, मतलब हमारे देश ने 1,04,561 अलग अलग जीवों को सम्मिलित किया है 121 अलग अलग सूचियों में। संकटग्रस्त और जो संकट के निकट हैं, जो पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पे, उन सभी जीवों की प्रजातियों को यहां पर एड ऑन किया है। एक पर्टिकुलर पोर्टल से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐसी कौन कौन सी जीव की प्रजाति है। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन? इंडिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और यहां पर एनिमल टेक्सोनॉमी समिट को भी याद रखिएगा, 2024 में कहां आयोजित की गई? कोलकाता में। आगे बढ़े, आगे आइए, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सेल का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, 24th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो 24th शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन हाल ही में किया गया है कजाकिस्तान में। कहां पर? कजाकिस्तान, ठीक है। 3 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, यहां पर शंघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है ना। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी इंडिया के द्वारा की गई थी।
23वां सम्मेलन था और अब 24th शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में देखने को मिलता है। इंडिया और मंगोलिया के मध्य में 16वां नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है मेघालय के उमरोई में। शुरुआत कब की गई थी? 2004 में और 2023 में लास्ट ईयर मंगोलिया के उलान बाटोर में आयोजित किया गया। तो नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है? इंडिया और मंगोलिया। ठीक है, 2024 में कहां आयोजित की गई? तो मेघालय के उमरोई में। डन, ठीक है। शुरुआत हुई थी 2004 में और 2023 में मंगोलिया के उलान बाटोर में इसे आयोजित किया गया। डिक स्कॉफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो डिक स्कॉफ नए प्रधानमंत्री नीदरलैंड के बने। किस देश के? नीदरलैंड। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रिच का वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच या फिर घोंसला खोजा गया है? ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिच का सबसे पुराना घोंसला पूरे वर्ल्ड में खोजा गया है हाल ही में आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। यह घोंसला लगभग 41,000 साल पुराना है जिसमें शुतुरमुर्ग के कई अंडे प्राप्त हुए हैं। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का घोंसला कहां खोजा गया? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस संगठन ने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की? तो देखिए, भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जो इनिशिएटिव है, उसको सपोर्ट करने के लिए $1.5 बिलियन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने की? वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक। कौन सा है? रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है ना, सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। हाल ही में हवाई द्वीप पर, यूएसए का द्वीप है, वहां पर आयोजित किया गया। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रिम ऑफ द पैसिफिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। हाल ही में आईयूसीएन ने हाथी की किस प्रजाति को आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया? तो आईयूसीएन ने हाथी की हाल ही में बोर्नियो हाथी की प्रजाति को इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। बोर्नियो हाथी की बात करें तो ये बोर्नियो द्वीप पर देखने को मिलते हैं। ये कहां है? तो बोर्नियो द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई संयुक्त रूप से बोर्नियो द्वीप पर अपना दावा करते हैं। बोर्नियो द्वीप पर बोर्नियो हाथी पाए जाते हैं जिन्हें हाल ही में आईयूसीएन की इंडेंजर्ड कैटेगरी में रेड डेटा लिस्ट में शामिल किया गया। एक क्वेश्चन आपको यहां पर यह भी नोट करना चाहिए कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन। चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? अहोम मोइदम की बात करें तो यह देखने को मिलता है भारत के असम राज्य में। कहां पर? असम। अहोम साम्राज्य जब असम में शासन करता था तो वो अपने शाही परिवार के लोगों को जहां दफनाते थे वो अहोम मोइदम, वो जो टीले हैं, कब्रगाह हैं, वो अहोम मोइदम के नाम से जाने जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भारत का 43वां प्लेस बना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। कौन? असम मोइदम, भारत के असम राज्य में स्थित है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो प्लास्टिक के रिसाइकल पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी का आयोजन किया गया है हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ? तो पार्वती काली सिंध और चंबल नदियों के लिए एक दो राज्यों के मध्य में समझौता हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक्चुअल में चंबल का उद्गम एमपी से होता है, एमपी, राजस्थान और यूपी में बहती। चंबल की सहायक है काली सिंध और पार्वती जो कि एमपी और राजस्थान में बहती है। तो इन तीनों नदियों के लिए सिंचाई के लिए एक परियोजना है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट। इसका पानी बांटने के लिए, सिंचाई के लिए समझौता हुआ है एमपी और राजस्थान के मध्य में। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बना है?
तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर कंट्री बनी है बेलारूस। कौन बनी? बेलारूस। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन की बात करें तो ये घोषित किए गए थे गगन नारंग। भारत के शूटर हैं गगन नारंग। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। शेफ डी मिशन घोषित किया गया था पेरिस ओलंपिक में। यहां पर देखिए भारतीय ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? फ्लैग बेरियर। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर थी पीवी सिंधु और अंचत शरद कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन और अंचत शरद कमल टेबल टेनिस। इसके अलावा अभी क्लोजिंग सेरेमनी की भी फ्लैग बेरियर घोषित की गई है। कमेंट में बताइएगा कौन है जिसने अभी 2 ब्रॉन्ज भी जीते हैं इंडिया के लिए। बता दोगे तो कमेंट में बता देना। प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस कला से था? तो कुंबले श्रीधर राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये यक्षगान से संबंधित एक बोल सकते हैं कलाकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। किससे? यक्षगान। आपको पता है यक्षगान कहां पर प्रचलित है? यक्षगान प्रचलित है कर्नाटक राज्य में। तो इसके कलाकार थे कौन? कुंबले श्रीधर राव। हाल ही में इनका निधन हो गया। ईरान का नवा प्रेसिडेंट किसे चुना गया? तो ईरान के हाल ही में नवे प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान की हम बात करते हैं तो इनके पहले इब्राहिम रईसी थे ईरान के प्रेसिडेंट, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे मोहम्मद मोखबर। अब मोहम्मद मोखबर का स्थान लिया है मसूद पेजेश्कियान ने, ईरान के नवे प्रेसिडेंट। ठीक है। नाटो समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नाटो समिट 2024 का आयोजन किया गया है यूएसए में। कहां पर? यूएसए। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में यूएसए में आयोजित किया गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 कंट्री सदस्य हैं। सबसे लेटेस्ट 32वां सदस्य देश बना था स्वीडन। कौन बना था? स्वीडन। तो नाटो समिट 2024 का आयोजन यूएसए में हुआ और 2023 में जो नाटो शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन लिथुआनिया के विनियस शहर में किया गया था। लिथुआनिया। ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर हम आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जून मंथ के लिए तो यह घोषित की गई थी स्मृति मंधाना। ये भी इंडियन क्रिकेटर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोजल से सम्मानित किया गया? तो यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रशिया का, जिससे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द एपोजल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई। थीम की बात करें 2024 की तो लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 की थीम है। जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर की मृत्यु हुई? तो हाल ही में देखिए जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी ने आंकड़े जारी किए हैं टाइगर की मृत्यु के, और इनके अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर की मृत्यु मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। एमपी में 2023-24 में एक साल में 23 बाघ मारे गए। महाराष्ट्र में 14 और कर्नाटक में 12। तो पहले नंबर पर हो गया टाइगर की मृत्यु के मामले में एमपी, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर कर्नाटका। 2024 में अब तक 75 टाइगर की मृत्यु हो चुकी है इन आंकड़ों के अनुसार। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5th मेंबर बना है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5th मेंबर बना है बांग्लादेश। 5th, 5वां। पहले 4 सदस्य थे, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, 5वां मेंबर कौन? बांग्लादेश। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिवाइस लॉन्च किया? तो मेडिकल इक्विपमेंट है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसी ने जारी किया होगा। तो WHO ने हाल ही में मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, याद रखना। इसमें क्या है, जितनी भी डिसीज के लिए वर्ल्ड में जितने भी इक्विपमेंट है डिसीज के इलाज के लिए, उन सभी की जानकारी इस पोर्टल पर या ऐप पर उपलब्ध होगी। कोई भी डिसीज के लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कहां मिलेगा, कैसे परचेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम पर रहेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इस डिवाइस को लॉन्च किया। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने। ठीक है, दिल्ली में ही इसका शुरुआत की गई थी, दिल्ली में ही से लॉन्च किया गया था। पहली सीएनजी बाइक बजाज ऑटो ने लॉन्च की। हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप की बात करें तो यह हमें देखने को मिलता है जो कि फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है 27 जुलाई को। डुरंड कप 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक 4 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, कोलकाता, असम, झारखंड और मेघालय, इनके अलग अलग शहरों में, 4 राज्यों में। तो 133वां संस्करण है डुरंड कप का 2024 में। 2023 में 132वां डुरंड कप खेला गया था, मोहन बागान SG यहां पर विनर रही थी। अब 133वां संस्करण डुरंड कप का कहां खेला जाएगा? तो ये 4 राज्यों में इंडिया में खेला जाएगा, फुटबॉल की प्रतियोगिता है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया में। यहां पर 3 पुरुष और एक शुकर की सुअर जिसे कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो तीनों पुरुष सुअर से बात कर रहे हैं। इस तरह की एक गुफा पेंटिंग मिली है जो कि 51,200 साल पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग। निम्न में से किसने एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है ध्रुव सितवाला ने। आयोजन कहां हुआ था? तो एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया। ठीक है, भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी जो कि इंडिया के ही हैं, इनको हराकर एशियन पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। तो विनर हो जाते हैं ध्रुव सितवाला। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की? प्रोजेक्ट परी की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय को। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? पुरानी लोक कला और संस्कृति को आधुनिक विषय और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर नई कला तैयार करना प्रोजेक्ट परी का मुख्य उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की थी। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ब्लू लाइन सीमा हमको देखने को मिलती है इजराइल और लेबनान के बीच में। ठीक है ना, लेबनान जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है, इजराइल और लेबनान के मध्य में ब्लू लाइन सीमा, क्योंकि अभी इन दोनों के मध्य में युद्ध की स्थिति है, तो यह जो पर्टिकुलर बाउंड्री है बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई है ब्लू लाइन सीमा पर, इजराइल और लेबनान। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में बनाया गया है गौतम गंभीर को। इंडियन क्रिकेटर है गौतम गंभीर। ठीक है ना। 2011 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, वनडे वर्ल्ड कप, उसके फाइनल में 97 रन की पारी खेली थी गौतम गंभीर ने। ठीक है। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में भी इसका आयोजन कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। 140 से ज्यादा देशों के
विमानों ने यहां पर भाग लिया है। मतलब 140 से ज्यादा देश अपने विमान यहां पर जो फाइटर जेट है उनको भेज रहे थे। तो बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। किस राज्य सरकार ने नवु मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो नावु मनुजारू या नवु मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। राज्य में जो स्कूल्स है वहां पर स्टूडेंट जितने भी हैं उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता को विकसित करना, बच्चों को अपने कल्चर के बारे में अवेयर करना, उनका समग्र विकास करना नावु मनुजारू स्कीम का या योजना का मुख्य उद्देश्य है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूलों में इसे लागू किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है रजत शर्मा। इंडिया टीवी है ना, रजत शर्मा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडिया टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है अडानी ग्रुप को। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट लॉन्च किया है? तो म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट भारत ने किया है हाल ही में ताइवान के साथ, ताकि दोनों देशों के मध्य में जो जैविक उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनके बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके और एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मार्केट को तैयार किया जा सके। तो म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट भारत और ताइवान के मध्य में हुआ जैविक उत्पादों के व्यापार की बढ़ोतरी के लिए। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया? तो जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जुलाई 2024 में। इसके अलावा देखिए 2 और राज्यों में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश शील नागू चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए और झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी 15वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनको भी याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे मतलब संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, क्योंकि 25 जून को ही 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। रूस में आयोजित इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में किस इंडियन आर्टिस्ट ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता? तो ये आर्टिस्ट कौन है? आप सभी जानते हैं, सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड अपने नाम किया। सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, ओडिशा राज्य से बिलोंग करते हैं। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2014 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, सुदर्शन पटनायक को सैंड आर्टिस्ट, इन्हें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है रशिया में। किस देश के तेज बॉलर जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया? तो जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा की। फरवरी 2023 में एंडरसन आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, फास्ट बॉलर थे। 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो 15 जुलाई को 2024 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। कौन बना? केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद की शपथ नेपाल के प्रेसिडेंट ने दिलवाई रामचंद्र पौडेल ने। तो नेपाल के प्रेसिडेंट हो गए रामचंद्र पौडेल और नेपाल के पीएम हो गए केपी शर्मा ओली। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो एमपी का इंदौर शहर है जिसने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने लाख? 11 लाख। ठीक है ना।
तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो नाम पहले ही आ गया, ठीक है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना, इसे लॉन्च किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। उद्देश्य क्या है? कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना, तो इसलिए लाई गई है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्कीम है। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता? तो पहले तो हम ये समझें कि यूरो कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है यूरो कप। स्पेन ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता। विनर रहा स्पेन, चौथी बार इसने यूरो कप जीता है, और रनर अप हो गया इंग्लैंड। आयोजन जर्मनी में हुआ था और 17वां संस्करण है 2024 में यूरो कप का। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो वर्ल्ड के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट किस देश में किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है, इसको सही कर लेना, जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाने वाला है इस साल इंडिया में, ठीक है, नवंबर 2024 में। ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री या इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट कहां आयोजित की गई, कहां आयोजित की जाएगी? तो इंडिया में आयोजित की जाएगी नवंबर 2024 में। आगे बढ़े, चर्चा में रहा विंझिज्म इंटरनेशनल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो विंझिज्म इंटरनेशनल पोर्ट की बात करें तो यह स्थित है भारत के केरल राज्य में। भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कौन सा? विंझिज्म इंटरनेशनल पोर्ट। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यहां पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा था, मालवाहक शिप पहुंचा था, ठीक है। विंझिज्म इंटरनेशनल पोर्ट, मैंने एयरपोर्ट तो नहीं बोला ना, पोर्ट, ठीक है ना, बंदरगाह, कहां पर है? केरल। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? रोबोटिक्स के क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्रों के बीच में तकनीकी कौशल, इनोवेशन, टीम वर्क को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का। नई दिल्ली भारत की राजधानी में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था जुलाई 2024 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। विंबलडन 2024 का मेन सिंगल और विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आप सभी को पता है टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, साल के 4 ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट है उसमें तीसरे नंबर, समय के हिसाब से तीसरे नंबर पर आयोजित किया जाता है विंबलडन। इसमें मेंस सिंगल और विमेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने और विमेन सिंगल का खिताब जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। मेंस सिंगल कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच सर्बिया को हराया। विमेन सिंगल का खिताब जीता बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी को हराया जो कि इटली की प्लेयर है। तो दोनों मिल गए, विनर भी और रनर अप भी। तो विंबलडन 2024 में मेन सिंगल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता और विमेन सिंगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने अपने नाम किया। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम किया है अर्जेंटीना ने। फुटबॉल टूर्नामेंट है, ध्यान रखना। 48th एडिशन है, साउथ अमेरिका में आयोजित किया गया, दक्षिण अमेरिका में 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता, इसने फाइनल में कोलंबिया की टीम को हराया। पारंपरिक फसल त्योहार हरेला किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला जो कि एक फसल त्योहार है उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, फसल और वृक्षारोपण से संबंधित, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को प्रसिद्ध हंस वॉन हेंटिंग
अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया के चोकलिंगम को। देखिए, इस अवार्ड की बात करें तो विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। जिन पर भी जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिन पर अत्याचार हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति आगे चलकर कैसी हो जाती है, वो किस तरीके से सोचने लगते हैं, इस विषय में रिसर्च के लिए के चोकलिंगम को हाल ही में हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी इस अवार्ड को देता है हर साल। भारत के चोकलिंगम को दिया गया। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का संबंध किससे है? तो नीति गियर शिफ्ट चैलेंज की बात करें तो इसका संबंध है जीरो एमिशन ट्रक्स के विकास से। ठीक है, नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2024 में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है ना, तो रॉबर्टा मेट्सोला को जुलाई 2024 में दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के तौर पर इनका जो कार्यकाल होगा वो 2027 तक रहेगा। पॉल कागामे किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट चुने गए? तो पॉल कागामे हाल ही में रवांडा के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। अफ्रीकी देश है रवांडा। ठीक है, पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के प्रेसिडेंट बने, ध्यान रखना। सबसे पहली बार सन 2000 में इन्होंने रवांडा के प्रेसिडेंट का पद संभाला था, पहली बार पॉल कागामे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से टोटल 117 एथलीटों ने भाग लिया है। आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बैरियर कौन थे? तो पीवी सिंधु और अंचत शरद कमल। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की फ्लैग बैरियर रहने वाली है मनु भाकर। तो सभी को याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक में ऑल ओवर हमने कितने एथलीटों का दल भेजा? तो 117 एथलीट हमने भेजे हैं। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन कहां स्थापित किया गया? देखिए, डिसैलिनेशन की जो प्रोसेस है, नॉर्मली क्या होता है, खारे पानी को शुद्ध पीने के पानी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। वर्ल्ड का पहला निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन स्थापित किया गया है लक्षद्वीप में। मतलब स्थापित किया गया है कहां पर? तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा, जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी है। यहां पर किया जाता है, देखिए, निम्न तापमान पर पानी जो रहता है, खारा पानी, समुद्री पानी, वो भाप बन के एक दूसरे कंटेनर में आता है, वो शुद्ध पानी होता है और उससे मिनरल्स या जो नमक होते हैं वो बाहर हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। लक्षद्वीप में पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे निपटने के लिए लक्षद्वीप में वर्ल्ड का पहला निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन स्थापित किया गया है। डन हो गया। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना को हाल ही में शुरू किया? या फिर लड़का भाऊ योजना की किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरुआत की? तो यह है महाराष्ट्र। आपको पता है भाऊ जो है मराठी वर्ड है, मराठी भाषा में भाऊ को या फिर भैया को भाऊ यूज किया जाता है, भाई या भैया को। तो लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। योजना के तहत 12वीं पास जितने भी बच्चे हैं राज्य के, उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी सालाना। डिप्लोमा जिनके पास है उनको 8,000 रुपए तक की, और जो ग्रेजुएट हैं राज्य के छात्र या बच्चे, उनको 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाने वाली है पर ईयर। इस योजना को महाराष्ट्र में लड़का भाऊ योजना नाम दिया गया है। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया में जितने भी पैरा एथलीट है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को खेल को प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दीपा मलिक को साउथ एशिया में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है हाल ही में। देखिए, यहां पर दीपा मलिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह कौन है। तो दीपा मलिक की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत की शॉर्ट पुल और जेवलिन थ्रो से संबंधित एक पैरा खिलाड़ी है। हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। खेलों में इनके योगदान के कारण इन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। आगे चलकर पद्मश्री दिया गया था 2017 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में। कौन? दीपा मलिक शॉर्ट पुल और जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हैं
जिन्हें साउथ एशिया में प्रतिनिधि नियुक्त किया है किसने? एशियन पैरालंपिक कमेटी ने। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता योजना की शुरुआत की? तो अस्मिता प्रोजेक्ट या योजना इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। क्यों? तो देखिए, इस योजना के तहत 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें प्रकाशित की जाएगी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखिए, हर लैंग्वेज में, आपको पता है वेरियस लैंग्वेजेस इंडिया में देखने को मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल है वहां पर 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज घोषित की गई है 8th शेड्यूल में। उन सभी लैंग्वेजेस में जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्हें किसी भी कंटेंट का प्रॉब्लम ना हो, मतलब उनको जो जानकारी चाहिए वो अवेलेबल हो। इसीलिए अस्मिता योजना की शुरुआत की है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। आगे आने वाले 5 वर्षों में 22 भाषाओं में 1000 बुक को शिक्षा मंत्रालय तैयार करेगा अस्मिता परियोजना के तहत। जुलाई 2024 में लंदन से वाघ नख को भारत लाया गया। यह किस मराठा शासक से संबंधित है? इजीली बता दोगे, आपको पता है। वाघ नख की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है वीर शिवाजी इसका यूज करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा वंश के गौरव, ठीक है ना। 1659 में बीजापुर सल्तनत का एक जनरल था अफजल खां, इसको मारा था इस वाघ नख से। आप बहुत सारे ऐसी पेंटिंग चित्र आपने देखे होंगे 100% देखे होंगे। तो ये वाघ नख है, ठीक है ना। अंग्रेजों के शासनकाल में ये लंदन चला गया था, अब इसे लंदन से वापस लाया गया है इंडिया। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? तो भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए मानस नाम की एक हेल्पलाइन को हाल ही में शुरू किया गया। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह हमको देखने को मिलेगा भारत के उत्तराखंड राज्य में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन के बाद अब टाइगर को संरक्षित करने में और ज्यादा तेजी लेकर आ पाएंगे ये नेशनल पार्क वाले, ठीक है ना। गवर्नमेंट अब बहुत ही स्पीड से वहां के जो टाइगर हैं उनका संरक्षण किया जा सकेगा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से। राजाजी नेशनल पार्क में इसका गठन किया गया है जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे आइए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं, ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन किया? तो भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, मतलब जो भारत के बाहर है, इसका इनॉग्रेशन भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया है मॉरिशस में। कहां पर? मॉरिशस में। भारत के बाहर पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है मॉरिशस में। आपको पता है जो जेनरिक मेडिसिन है वो कम दामों पर उपलब्ध हो सके, यह जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। भारत के बाहर पहला स्थापित किया गया मॉरिशस में। यूएसए में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन? तो यूएसए में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय है लिएंडर पेस। वैसे 2 भारतीयों को एक साथ इसमें शामिल किया गया है, एक है लिएंडर पेस और एक है विजय अमृतराज। ये दोनों ही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय है, ध्यान रखिएगा। तो लिएंडर पेस का नाम तो आपने सुना होगा, टेनिस खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस। निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट 2024 में पेश किया गया उसका साइज कितना था? तो निर्मला सीतारमण जी जो कि भारत की वित्त मंत्री है, इन्होंने हाल ही में बजट 2024 को पेश किया था जिसका साइज 48,21,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, जब मैंने आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाया था तब मैंने आपको उसमें बताया भी था कि किस मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा अलॉट किया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं डेली करंट अफेयर रोज वॉच कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में 6 बजे क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ही आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो रोज मैं आपके लिए खड़ा हूं। डेडिकेशन से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है,
ये तो हमारे वन लाइनर है, लेकिन हम डेली करंट अफेयर में सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको पता होगा। कोप के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया? तो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड हाल ही में शुरू किया गया है अजरबैजान में, क्योंकि इस साल कोप 29 यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है, कोप 29 की इस साल बैठक आयोजित होने वाली है नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में। इसलिए अजरबैजान में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया। क्रिस्टियन मिशेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टियन मिशेल की बात करें तो ये एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। जुलाई माह में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, देखिए जनवरी और जुलाई दो बार जारी किया गया है, यहां पर बात हो रही है जुलाई 2024 की। तो जुलाई 2024 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भारत को 82 रैंक पर रखा गया, 82वीं रैंक। किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है? किस आधार पर? किस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर देखा जाता है इस इंडेक्स में कि किसी भी देश का इंडेक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें 2024 में जुलाई मंथ में जो इंडेक्स आया है उसमें भारत के पासपोर्ट को रैंक दी गई है 82। वैसे जब जनवरी में इंडेक्स आया था तब हमारे पासपोर्ट को 80वीं रैंक पर रखा गया था, अब रैंक दी गई 82। ठीक है, पहले नंबर पर कौन? तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना गया सिंगापुर का। सेकेंड पर संयुक्त रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन को रखा गया। तो टॉप 2 याद कर लीजिए और इंडिया की रैंक हो गई 82। हाल ही में भारत को मोंगला पोर्ट के संचालन का अधिकार मिला है। मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट के संचालन का भारत को अधिकार मिला, जो कि देखने को मिलता है म्यांमार में। वैसे भारत के बाहर यह तीसरा पोर्ट है जिसका अधिकार इंडिया को मिला है, क्योंकि इसके पहले ईरान का चाबहार पोर्ट, इसका संचालन का अधिकार भी इंडिया को मिला था, और म्यांमार के 7 सितवे पोर्ट, इसके संचालन का अधिकार भी इंडिया को दिया गया था। ठीक है ना, तो सितवे पोर्ट कहां पर है? म्यांमार। इसको एक बार हमको कंफर्म करना चाहिए। मोंगला पोर्ट की बात करें, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये बांग्लादेश में स्थित है, इसको म्यांमार हटाइए, बांग्लादेश करिए, शायद थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, तो ये हो गया हमारा आंसर सही। हाँ, बांग्लादेश है, ये करेक्ट कीजिएगा, यहां पर शायद गलती से म्यांमार लिखा गया है। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत को मोंगला पोर्ट के संचालन का अधिकार मिला है। मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, तो देखिए तीसरा पोर्ट है विदेश में जिसका अधिकार इंडिया को मिला। सबसे पहले म्यांमार का सितवे पोर्ट, वैसे सबसे पहले यह था चाबहार, जो कि हमको देखने को मिलता ईरान में। तो चाबहार पोर्ट ईरान के संचालन का अधिकार इंडिया के पास था। सेकेंड, म्यांमार के सितवे पोर्ट का अधिकार संचालन का इंडिया के पास आया, और अब बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के संचालन का अधिकार भी इंडिया को मिला है। तो करेक्ट कीजिएगा, हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, एज अ ह्यूमन गलतियां हो जाती है। बांग्लादेश कर लीजिएगा, मोंगला पोर्ट कहां पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए। भारत के किस शहर ने 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग की मेजबानी की है? तो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग की मेजबानी का श्रेय दिया जाता है भारत के नई दिल्ली को। नई दिल्ली में हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग का आयोजन किया गया। यहां पर यह याद रखिएगा कि इसका स्मारक चिन्ह हम्पी है। ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर क्या होता है पहचान चिन्ह डिसाइड किया जाता है, वो घोषित किया गया है हम्पी को। किसको घोषित किया गया? हम्पी को। तो ध्यान से नोट कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। मेजबानी की बात की गई तो मेजबानी नई दिल्ली में की गई है, भारत की राजधानी में, लेकिन स्मारक चिन्ह का चिन्ह किसका है? तो ये हम्पी स्मारक का यहां पर आपको मेंशन किया गया है, चिन्ह है हम्पी स्मारक। देखिए हम्पी आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की कभी कैपिटल रही है हम्पी। ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक में हम्पी को कैपिटल बनाया था विजयनगर साम्राज्य ने। अब क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग आयोजित की गई इंडिया में, तो इसका चिन्ह है हम्पी स्मारक।
टैगलाइन क्या दी गई? सह नो यशः। यह टैगलाइन है इस पर्टिकुलर मीटिंग की, जिसका अर्थ होता है हमारा गौरव बढ़े। ठीक है, टैगलाइन को तैतरेय उपनिषद से लिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए हो सकता है क्वेश्चन से आपको यहां पर कंफ्यूजन हो, क्योंकि मेजबानी यहां पर वर्ड यूज कर लिया गया है। मेजबानी नई दिल्ली ने की। स्मारक चिन्ह या फिर उसका जो पहचान चिन्ह है वो क्या घोषित किया गया? हम्पी। किस स्मारक को? हम्पी को। टैगलाइन क्या है? तो सह नो यशः। आयोजन कहां पर हुआ? 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग का, तो आयोजन नई दिल्ली। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को मोटो जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोटो जीपी इंडिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मोटो जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिखर धवन को, जो कि भारतीय खिलाड़ी है। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई? उपवन और हेरिटेज वन योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है? यूपी सरकार ने। ऑब्वियस सी बात है, वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, वन क्षेत्र में विस्तार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं अभिनव बिंद्रा। जानते हैं इनको? 2008 के ओलंपिक में इन्होंने जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें गोल्ड जीता था शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा पहला व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वैसे ये दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि इनके पहले 1983 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया था। तो पहली हो गई इंदिरा गांधी और दूसरे हो गए कौन? अभिनव बिंद्रा। चर्चा में रहा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक पादप की नई प्रजाति खोजी गई है, पौधे की, पादप की। कौन सी? फ्लोगे कैंथस सुंधांशु शेखारी। थोड़ा सा अलग सा नाम है, इसलिए आप ये याद रखिए कि पादप की नई प्रजाति को कहां खोजा गया? ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसलिए ये सुर्खियों में थी। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है मनोलो मार्केस को। ठीक है, मनोलो मार्केस की बात करें 2024-25 के ईयर के लिए, सेशन के लिए ये भारतीय फुटबॉल टीम के कोच होने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर मैं आपको देता हूं, कमेंट में आंसर कीजिएगा। मनोलो मार्केस किस देश के खिलाड़ी? ऑब्वियस सी बात है, अगर फुटबॉल टीम के कोच बने तो कोई फुटबॉलर होंगे। कहां के हैं? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिड वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं नोट कर लीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा। 22 जुलाई को पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की। पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो पीआर श्रीजेश काफी सुर्खियों में है ना, ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसमें? हॉकी में। हॉकी खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश। इन्होंने घोषणा की है कि भैया ओलंपिक के बाद इस साल में ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, हॉकी खेलों से, तो हॉकी खिलाड़ी हैं। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है इन्हें, और 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किए गए थे। अवार्ड 2022 में दिया गया, लेकिन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बने थे कौन? पीआर श्रीजेश। श्रमिक बसेरा स्कीम के तहत गुजरात सरकार कितने रुपए प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध करवाने वाली है? तो पहले तो यह समझिए कि श्रमिक बसेरा स्कीम किस राज्य की है? गुजरात की। 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से श्रमिकों को आवास उपलब्ध करवाएगी गुजरात सरकार श्रमिक बसेरा स्कीम के तहत। इसके बाद आ जाइए, किस देश के टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो एंडी मरे की बात करें, बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं ब्रिटेन के। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उपलब्धियों की बात करें तो 2012 के लंदन ओलंपिक में और 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था ब्राजील में,
उन दोनों में ही टेनिस के मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया था। 2024 में पेरिस ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड कौन लेकर आया? नोवाक जोकोविच। लेकिन 2012-16 में कौन जीता था? एंडी मर्रे, ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किया जाने वाला है सऊदी अरब में। कहां पर किया जाने वाला है? सऊदी अरब में 2025 में। प्रेसिडेंट हाउस में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो प्रेसिडेंट हाउस में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर हाल ही में गणतंत्र मंडप किया गया। वैसे दो अलग अलग हॉल के नाम बदले गए, एक तो दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है, क्या नाम दिया गया? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल इसका नाम करके बदलकर किया गया अशोक मंडप। दोनों को ही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया? तो भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया है नीता अंबानी को। दूसरी बार ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उस समय ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई थी। और अब पेरिस ओलंपिक में 2024 में दूसरी बार। कौन? नीता अंबानी। 2030 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विंटर ओलंपिक 2030 में आयोजित किए जाएंगे फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस। देखिए 2022 में आयोजित किए जा चुके हैं चीन के बीजिंग में, 2026 में आयोजित किए जाने वाले हैं इटली में, और 2030 में आयोजित किए जाएंगे कहां पर? फ्रांस में। और 2034 की बात करें तो ये यूएसए अमेरिका में आयोजित किए जाने वाले हैं। भारत का 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट चराइदेव मोईदाम किस राज्य में स्थित है? इसकी हमने बात की थी। भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट चराइदेव मोईदाम भारत के असम राज्य में स्थित है। 2024 में 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। इसके पहले 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में घोषित की गई थी कर्नाटक में होयसाल के मंदिर। इसी साल में इसके पहले 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी भारत की 41th वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो धोलावीरा गुजरात की 2021 में घोषित की गई थी। 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन? चराइदेव मैदान। कहां पर स्थित है? असम राज्य में। 2024 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो पेरिस में जो ओलंपिक चल रहे हैं, जो आयोजित किए जा रहे हैं, इनके 33वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस पोर्ट से शुरू की गई? तो भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा को शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन? तो ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता बने हैं शाहरुख खान। वैसे भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति जिन्हें कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया, पहले कौन थे? पहले थे महात्मा गांधी। लेकिन बॉलीवुड अभिनेता पहले कौन? तो शाहरुख खान। और ये दूसरे व्यक्ति हैं। ओलंपिक गेम्स की शूटिंग कंपटीशन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन? कौन है? इजीली बता दोगे, मनु भाकर। ओके, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, तो शूटिंग कंपटीशन में पदक जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर बनी है कौन? मनु भाकर। ओलंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली 5वीं इंडियन शूटर है। शूटर को देखें तो 5वीं इंडियन शूटर, लेकिन पहली फीमेल विमेन शूटर कौन बनी? तो यह है मनु भाकर। ठीक है, फंबल आ रहे हैं काफी सारे, तो शूटर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, काफी लंबा सेशन हो गया तो इस कारण निकोलस मादुरो को किस साउथ अमेरिकन देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो निकोलस मादुरो की बात करें तो यह हाल ही में वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ठीक है, वैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में यह इनका तीसरा कार्यकाल है, याद रखिएगा। पहली बार 2013 में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने थे
और अब ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। डन। तो यहां पर हमने जुलाई 2024 के सभी करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है, टॉप 100 एमसीक्यूज, टॉप 100 करंट अफेयर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, सब की सब इंपॉर्टेंट थे, उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। एक एक क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले, एंड करने से पहले देखिए, अगर आप इंडियन पॉलिटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच अवेलेबल है, जहां पर इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए आप इंडियन पॉलिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएससी का टारगेट बैच, जो ऐसे स्टूडेंट है जो कि एसएससी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, तो इन सभी के लिए आपके लिए सिंगल टारगेट बैच अवेलेबल है, जहां पर आपकी एसएससी की सभी एग्जाम डेफिनेटली टारगेट हो जाएगी, डेफिनेटली कवर हो जाएगी और इजीली आप एसएससी के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सारे सब्जेक्ट आपको आपकी इस टारगेट बैच में मिल जाएंगे इजीली। करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर आप ईयरली पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए अदर वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इसकी पीडीएफ की बात रही तो आपको देखिए पीडीएफ यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ईयरली पैकेज को। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।